नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सजान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का वीडियो खासकर यूपी पुलिस के लिए है। यूपी पुलिस में जो आने वाला है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, तो आज हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को इस सिंगल वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो देख लेना। यूपी जीके के लगभग 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे तो वो हो सकता है करंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है। तो राज्य कितने हो गए, 8, और केंद्र शासित प्रदेश एक जो कि दिल्ली है, तो 8 1 9, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ने, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं। दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिले दो ही हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पूर्वी सीमा कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। पूर्वी सीमा इधर साइड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पूर्वी सीमा में कौन है, राजस्थान तो है नहीं, हटा दो। पश्चिम बंगाल तो स्पर्श ही नहीं कर रहा, हटा दो। बिहार और झारखंड, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करते हैं। पश्चिमी सीमा को, तो पश्चिमी सीमा में कौन है, राजस्थान है, सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। सबसे लंबी सीमा मतलब जितने भी राज्य लग रहे हैं उत्तर प्रदेश से, 8 राज्य, तो सबसे लंबी सीमा किसकी है, मध्य प्रदेश की। इसी वजह से मध्य प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो सहारनपुर में याद रखना कौन कौन से हैं, 3 हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ध्यान से देखो पूछ क्या रहा है, सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा स्पर्श कर रहा है। अगर ये पूछता कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, तो एक ही है, हिमाचल प्रदेश। लेकिन वो सहारनपुर पूछ रहा है, सॉरी मैं, अगर ऐसा पूछता कि हिमाचल प्रदेश यूपी का कौन सा जिला टच हो रहा है, सहारनपुर, ठीक है सहारनपुर। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि सहारनपुर जो है किससे किससे टच हो रहा है, कौन कौन से। तो सहारनपुर सबसे उत्तरी सीमा में स्थित है, उत्तर प्रदेश की सबसे सबसे उत्तरी जिला जो है वो है सहारनपुर। तो सहारनपुर इधर आपका हरियाणा भी टच हो रहा है, इधर से हरियाणा, ऊपर उत्तराखंड और इधर हिमाचल प्रदेश, तीन ओर घिरा हुआ है, और ये आपका सहारनपुर है ऐसे। ठीक है, चलो आगे। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, सोनभद्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से, ललितपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, कौन सा देश है, नेपाल, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, 7, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो याद रखना यमुना नदी। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी की, और सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं, बिहार को, तो बिहार 7 है, ठीक है ना, 7, 7। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं, 6। हरियाणा को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी, तो बलिया है, ऑप्शन डी बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली, ऑप्शन बी। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मैंने बताया सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। ठीक भाई, देखो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, शामली, तो शामली किससे टच हो रहा है, हरियाणा टच होता है। ठीक है, अगला, निम्न में किस जिले को सीमा किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से किसकी किसकी लग रही है, तो देखो नेपाल से बलिया की तो लग नहीं रही है, बस्ती टच नहीं होता, गोरखपुर भी टच नहीं होता, महाराजगंज, ऑप्शन सी आपका सही है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है तुम्हारा मथुरा में, और सबसे अधिक गोरखपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है, ऑप्शन बी। पहला कौन सा है? राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी है, तो चौथा है बी। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ राजधानी है, इस वजह से पूछ लिया गया है लखनऊ का स्पेशल। तो किसे स्पर्श नहीं कर रही है? तो लखनऊ की सीमा तुम्हारा देखो उन्नाव से टच होती है, हरदोई से टच होती है, बाराबंकी से टच होती है, बलिया से टच नहीं होती। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का महोबा, ठीक है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र। और याद रखना बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में केवल 7 जिले आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? तो 650, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो उत्तर प्रदेश का सबसे घटता क्रम मतलब चौथा स्थान है, तो वही पूछा गया है टोटल। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है तराई क्षेत्र। और वैसे भी सर्वाधिक वर्षा कहाँ? गोरखपुर में, गोरखपुर तराई क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भावर और तराई क्षेत्र होते हैं, तो भावर क्षेत्र में कंकड़ीली पथरीली मृदा पाई जाती है, और तराई क्षेत्र में दलदली मृदा पाई जाती है। दोनों मृदाएं याद रखना, ठीक है ना। याद रखो भावर क्षेत्र में कंकड़ीली पथरीली, और तराई क्षेत्र आ जाता तो दलदली कर देते। उसके बाद निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो वाराणसी। देखो ऐसा क्वेश्चन हालांकि पूछा नहीं जाता क्योंकि ये सब रैंडम वाले जिले हैं, ठीक है ना। कोई 20 से जिला उठा लिया गया। अब सबसे बड़ा आपको पता है कि लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ पता है, तो 3-4 आपको कम से कम याद करने पड़ेंगे घटते या बढ़ते क्रम में, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की जलवायु है, कैसी जलवायु उत्तर प्रदेश की? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन बी आपका सही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान होने का कारण क्या है? तो देखो क्या है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा के निकट होना, भाई कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजर रही है ना, तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश के नज़दीक है, और कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इस वजह से क्या है कि वहाँ गर्मी तापमान ज़्यादा है, ठीक है। चलो आगे, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में पड़ती है? सबसे कम वर्षा तो बरेली में। सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है? तो बरेली में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, औसत वार्षिक वर्षा मतलब सर्वाधिक वर्षा, तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी। प्रदेश में भावर और तराई क्षेत्र का विस्तार है, भावर और तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो याद रखना सहारनपुर से लेकर देवरिया तक है। सहारनपुर सबसे उत्तरी है और बिल्कुल कोने में है सहारनपुर, और सहारनपुर से देवरिया तक, ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी, ऑप्शन सी। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है दक्षिण पठारी भाग में। अरब सागर मानसून याद रखो, अरब सागर मानसून से मतलब कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिम मानसून से, सिंपल। दक्षिण के पठारी भागों में वर्षा होती है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शहरों से निर्मित है? तो ऑप्शन ए बुंदेलखंड, मतलब आदिकल्प प्राचीनतम शहर जैसे आपको सोनभद्र, मिर्जापुर, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं, ऑप्शन ए। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भाग है। उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको याद होगा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरियसीय भी कहा गया, और उसके बाद गोंडवाना लैंड। तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल, अब वो ढाल पूछा जाता है, तीनों ढाल पूछा जाता है। जैसे ये मान लो उत्तर प्रदेश है, मान लो ये ऐसे उत्तर प्रदेश है, ठीक। एक ये ढाल पूछी जाती है,
एक ऐसे और एक नीचे वाली। तो देखो ये तो तराई भावर क्षेत्र, छोड़ दो इसको। ये जो मध्य वाली ढाल है ये आपका ऐसे जाती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, और दक्षिण वाली जो ढाल है वो दक्षिण से पूर्व की ओर जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा केन नदी नीचे से आती है, सोन नदी नीचे से आती है, चंबल नदी नीचे से आती है, ठीक है ना। तो दक्षिण से पूर्व, हालांकि मध्य मैदानी पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, मध्य मैदानी आपका ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मिर्जापुर और झांसी वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। हालांकि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लाल और काली दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। अवनालिका अपर्दन, याद रखना इटावा है, ऑप्शन सी इटावा। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु मृदा अपरदन, देखो अपर्दन कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदन, जल अपरदन, वायु अपरदन। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सा अपरदन होता है, तो आप करोगे जल अपरदन। कहाँ पे होता है, तो कि तराई क्षेत्रों में, ठीक है ना, तराई क्षेत्रों में। लेकिन जो मृदा अपरदन, वायु मृदा अपरदन है, ये कहाँ पे होता है, ये आपका आगरा इटावा वाले क्षेत्र में होता है। तो कौन सा क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। आगे, प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। एक होती है नवीन जलोढ़, एक होती है पुरानी जलोढ़। नवीन को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो नवीन पूछा है तो खादर कहेंगे, ऑप्शन सी। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो करेल। काली मिट्टी को करेल कहा जाता है, ठीक। प्रदेश में भोंटा मृदा पाई जाती है। भोंटा मृदा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है, विंध्य क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट, प्रदेश में पाई जाने वाली लाल मिट्टी वाले क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी है, मतलब लाल मिट्टी में कौन सी फसलें मुख्य हैं, दलहन और तिलहन। याद रखना, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगला, प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा कौन सी मृदा लवण युक्त मृदा है, लवण युक्त मृदा। तो रेह, ऊसर, कल्लर, ये सारी मृदा क्या है, रे आ जाए, ऊसर आ जाए, कल्लर आ जाए, कल्लर भी कहा जाता है, ये सारी मृदा क्या है, लवण युक्त मृदाएं हैं, ठीक। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो देखो वायु अपर्दन से मैंने अभी बताया था आपको कि पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक वायु अपर्दन से प्रभावित है। तो पश्चिम में कौन सा है, आगरा और मथुरा, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, किसे किसान का मौत कहा जाता है, किसान का मौत, तो परत अपर्दन को। क्या होता है कि पूरी की पूरी मिट्टी की परत ही इसमें उड़ जाती है, गायब हो जाती है, ठीक। तो इसे किसानों का मौत कहा जाता है, परत अपर्दन को। अगला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का घटता क्रम कौन सा है, घटता हुआ क्रम। तो देखो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, सबसे ज्यादा वन आपके हैं सोनभद्र में, सबसे ज्यादा, ठीक है। बस हमको मिल गया, सोनभद्र पहले नंबर पे है, तो बस सोनभद्र, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत, ऑप्शन है आपका सही है। अगला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से, न्यूनतम वन क्षेत्र, सबसे अधिक वन कहाँ पे है, सोनभद्र में, सबसे कम कहाँ पे है, भदोही में। लेकिन भदोही दो है यहाँ पे, है ना, भदोही आपका दो है, बी और डी में। भदोही के बाद मऊ है, उसके बाद मैनपुरी है, फिर संत कबीर नगर है। दो तीन आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद, प्रदेश में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, नम पर्णपाती, तो भावर और तराई क्षेत्र में। नम मतलब नमी, नमी क्या है, यहाँ पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा कहाँ है, तराई क्षेत्र में, तो बस भावर और तराई क्षेत्र, ठीक। प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में मिलते हैं। प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां मिलती हैं, ऑप्शन सॉरी, शुष्क पर्णपाती वन, क्षमा चाहता हूँ, शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, है ना, झाड़ियां तो नहीं है। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब आई थी, कब शुरू हुई थी, तो 1979, ऑप्शन सी। वृक्षारोपण के वृद्धि के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 जुलाई 2001। ये वो योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो अब पूछी गई हैं तो बहुत ही चांसेस है पूछने के, तो इनको आप लोग अच्छे से याद करें। उसके बाद, वन प्रशिक्षण संस्थान, वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
1988 में कहाँ की गई थी? तो कानपुर में। याद रखना, वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी, ये भी पूछा गया है। 1988 में। कहाँ? कानपुर में। नेक्स्ट, खेल का सामान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। खेल का सामान, तो खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है आपका मेरठ, ऑप्शन डी। लकड़ी के खिलौने के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने के लिए तो याद रखना, लकड़ी के खिलौने आपके सोनभद्र और वाराणसी दोनों है। डी और डी है, सोनभद्र और वाराणसी। कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र, कागज, सहारनपुर। इसी वजह से आपसे पेपर टेक्नोलॉजी पूछा जाता है कि पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है। पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी भी आपका सहारनपुर में है। उसके बाद है मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी देखो, खेल का सामान आपका मेरठ में है, इसको हटा दो। लकड़ी का सामान अभी हम लोगों ने देखा सोनभद्र वाराणसी में, लकड़ी के खिलौने हटा दो। कागज अभी हम लोगों ने देखा केवल और केवल सहारनपुर में, हटा दो। चीनी मिट्टी के खिलौने और बीड़ी, ये सभी कहाँ पे है? मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली। और बरेली में दिया सलाई भी है, मतलब माचिस। ज्वालापुर, नजीमाबाद, बरेली किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो माचिस, फर्नीचर, कत्था, बेंत, प्लाईवुड। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट, बखीरा, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो संत कबीर नगर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? सुर सरोवर, सुरहाताल, दो हैं, सुर से लगे हुए हैं। तो सुर सरोवर आपका आगरा में है, सुरहाताल बलिया में है। और इसी को याद रखना, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज, कहाँ पे है? उन्नाव में है। ठीक। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी। याद रखना, सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी, ललितपुर में है। ठीक। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए गलत है, ये इसको हटा के डी कर लेना। ठीक। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जहां भी उगता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में उपजाऊ भूमि खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? इटावा में। ठीक है ना, लाइन सफारी, टाइगर सफारी। ठीक, लाइन सफारी, सॉरी, कहाँ पे है? इटावा में है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में है। ठीक, उन्नाव में, जी गलत है, उन्नाव में है। ठीक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन बी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत दोनों में है, ऑप्शन ए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो 1977 को मिला था, ऑप्शन बी। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा, तो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मेरठ, शामली और दिल्ली, ये सब क्षेत्र में मतलब बड़े विस्तार से फैला हुआ है, इस वजह से क्या है, सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। ठीक। चलो आगे, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, कहाँ पे? चंदौली में। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं बता चुका हूँ जब मैंने यूपीजी के पढ़ाया था। ये केवल रिवीजन क्लास है, ठीक है ना, संपूर्ण क्लास है। आपको आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो रट लेना ऐसे ही। ठीक, एक्सप्लेनेशन जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम अपने पास कम है। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना। पटना कहाँ है? एटा में, एटा कासगंज, जहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक। नेक्स्ट, सोहेलवा वन्यजीव स्थित है। सोहेलवा, सोहेलवा कहाँ पे है? तो श्रावस्ती और बलरामपुर में है। उसके बाद सुहागी बरवा, सुहागी बरवा कहाँ पे है? महाराजगंज में, ऑप्शन डी। लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी, कहाँ है? कन्नौज में, ऑप्शन सी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा में, ऑप्शन सी। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, मतलब चिड़ियाघर, जहाँ प्राणी उद्यान आ जाए मतलब चिड़ियाघर की बात हो रही है, ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक है ना, गोरखपुर में। प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, मथुरा में। ठीक है ना, मथुरा में, वृंदावन में। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। नाइट सफारी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन ए। प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर, तो शारदा नहर जो है सबसे
लंबी नहर है। अगर पूछ ले पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। ठीक। हाथीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाथीकुंड, हाथीकुंड परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो यमुना नदी पे है। ठीक है ना, हाथीकुंड या हाथनी कुंड। ठीक। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया है, 1602 किलोमीटर है। तो गंगा नदी, ऑप्शन सी। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा नदी को। कब किया गया है? 2008 में। कौन सी नदी मैदानी क्षेत्रों से निकलती है? सई नदी, याद रखना, सई नदी हो गई, वरुणा नदी हो गई, और एक नदी है आपकी गोमती नदी हो गई। ये सब नदियाँ कौन सी है? जमीनी क्षेत्र से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है ना, जैसे गोमती नदी की बात करूं तो पीलीभीत से निकलती है, फुलर झील है वहां से। सई नदी की बात करूं तो भिजवान झील से निकलती है, हरदोई में भिजवान झील है, तो वहां से सई नदी निकलती है। ठीक। प्रदेश के मैदानी भागों में नदियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अपवाह तंत्र है, कौन सा है? तो समांतर अपवाह तंत्र। याद रखना, प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में जो नदियां प्रवाहित होती है वो कौन सा तंत्र बनाती हैं सभी मिलकर? तो समांतर अपवाह तंत्र। वृक्षनुमा, जब भी आ जाए वृक्षनुमा कहाँ बनाती हैं? तो दक्षिण भारत में। ठीक है ना, दक्षिण भारत में नदियां कैसा अपवाह तंत्र बनाती हैं? वृक्षनुमा। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन डी। यमुना नदी सही है। निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? कल्याणी, ऑप्शन ए। बाकी बेतवा, केन, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदी है। ठीक। नेक्स्ट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकल जाती है, 28 जिलों में होकर बहती है। ठीक। और 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 28, ऑप्शन सी। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो नदी घाटी परियोजना, राजघाट नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है। ठीक। परीक्षा बांध बेतवा नदी पे है, राजघाट बेतवा नदी पे है, माता टीला बांध बेतवा नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई कैसे होती है? नलकूप से, ट्यूबवेल से। नलकूप मतलब ट्यूबवेल। ठीक। और दक्षिण भारत में पूछे तो तालाब से होती है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है। राप्ती नदी एक हिमालयी नदी है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पे है कन्नौज। कन्नौज आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सहारनपुर से। सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश करती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? यमुना नदी। निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? हमीरपुर। हमीरपुर यमुना नदी के तट पर स्थित है, और हमीरपुर में ही यमुना नदी से बेतवा नदी आकर मिलती है, बेतवा नदी। ठीक। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। फुलर झील से ही गोमती नदी निकलती है, जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र में है, और रिहंद नदी पे है। ठीक है ना, रिहंद नदी पे। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी है? चंबल और चंबल नदी, ऑप्शन डी, चंबल। ठीक। नेक्स्ट, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? वाराणसी। वाराणसी दाएं नहीं है, बाएं है। ठीक है ना, याद रखना। यमुना नदी प्रदेश से कितने जिलों से होकर बहती है? 20। याद रखना, यूपी में यमुना नदी 20 जिलों से बह रही है, और गंगा नदी यूपी में 28 जिलों से बह रही है। ठीक। रामगंगा और गंगा का संगम कहाँ होता है? रामगंगा गंगा का संगम कन्नौज के निकट में होता है। और चंबल यमुना से कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है, इटावा के पास मिलती है। और यमुना से बेतवा कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। ठीक। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, चलो आगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? बेतवा नदी पे है रानी लक्ष्मीबाई, ललित झांसी में। ठीक। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है,
अर्जुन बांध। तो अर्जुन बांध का सबसे अधिक पानी कहाँ आता है? हमीरपुर में आता है, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध। बेतवा नदी पे कौन कौन से बांध है? तो निम्न में से राजघाट बांध है, माता टीला बांध है, परीक्षा बांध है, ये सब बांध बेतवा नदी पर है। ठीक। परीक्षा बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। परीक्षा बांध बेतवा नदी पे है। शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? पीलीभीत। शारदा नदी कोई काली नदी कहते हैं, पीलीभीत से प्रवेश करती है। रामनगर या अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को पता होगा, सरयू नदी है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमती नदी का उद्गम याद रखना फुलर झील, जैसे मैंने आपको बताया फुलर झील से होता है। ठीक है ना। गोमती नदी पीलीभीत में है। पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? गंडक नदी में। पवित्र शालिग्राम, जैसे शालिग्राम अभी जो मूर्ति बनी है वो किस पत्थर की बनी है? शालिग्राम पत्थर की तो बनी है, गंडक नदी में। ठीक। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लेता है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में है। वैसे बिहार जलप्रपात कहाँ है? टोंस नदी पे है। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? गाजियाबाद हिंडन नदी। और हिंडन एयरपोर्ट याद रखना, हिंडन एयरपोर्ट भी कहाँ पे है ये भी पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश जीके में, तो वो भी गाजियाबाद में है। ठीक। नेक्स्ट, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था? पूर्वी यमुना नहर शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन बी। अब पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है यूपी की। ठीक है ना। शाहजहां ने करवाया था। आगरा नहर को किस नदी से निकाला गया है? आगरा नहर को तो आगरा में एक ही नदी है, यमुना नदी, तो वहीं से निकाला गया होगा। ठीक है ना। सिंपल लॉजिक लगाना है। बाण सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो सोन नदी पे, सोनभद्र में ही सोन नदी पे बाण सागर परियोजना है। अब बाण सागर परियोजना याद रखना यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है? लवकुश बैराज। याद रखना कानपुर में कौन सा बैराज है? लवकुश बैराज, ऑप्शन बी। लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंगा नदी पे। भाई कानपुर किस नदी के तट पे है? गंगा नदी के तट पे, तो वहीं किया होगा। मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? तो बेलन नदी। बेलन नदी घाटी कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक। तो मेजा जलाशय भी कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में सबसे अधिक नहरें हैं। ठीक है। प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 74 लगभग 75% है। ठीक है ना। 74.9%। हालांकि अपडेटेड आएगा अब 74.9, 75 एग्जैक्ट, ऐसे डेटा आपसे बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग एवं रिंचाई नीति लागू की गई, कब लागू की गई? 2001 में। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश। नलकूप मतलब ट्यूबवेल, सबसे अधिक कौन सा? उत्तर प्रदेश। धसान नहर किस नदी पर स्थित है? धसान नहर बेतवा नदी पे है, ऑप्शन सी धसान नहर। और है कहाँ पर? मतलब अगर लोकेशन पूछ लिए तो हमीरपुर में है। ठीक। किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है? हथनी कुंड बैराज को ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना हथनी कुंड। इसको पानी कहाँ से मिलता है? यमुना नदी से मिलता है। केन नहर संयुक्त परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की है। ठीक है ना। यूपी एमपी की केन नहर संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ था मेरठ में 1930 में। नलकूप मतलब हैंडपंप, सॉरी ट्यूबवेल का जो प्रयोग है सबसे पहले मेरठ में शुरू किया गया था 1930 में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो बेतवा नदी पे माता टीला बांध। उत्तर प्रदेश में सस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में सस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। अब पूरे भारत में सस्त्र जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15। यूपी में कितने हैं? 9। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की सबसे पहले नंबर की फसल है, याद रखना। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? नगदी फसल कौन सी मतलब कैसी फसलें होती हैं? ऐसी फसलें जो तुरंत बेची जा सके, तो गन्ने को तुरंत बेच दोगे, बी। ये कृषि वाला पार्ट शुरू हो गया उत्तर प्रदेश का। चलो ठीक है। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादन करता है? गेहूं का। गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक।
उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है। ऑप्शन डी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? संतरा। सहारनपुर में संतरा, नींबू, ये सब सहारनपुर में होता है। ऑप्शन ए। प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया? 20। इकोलॉजिकल क्षेत्र याद रखना, पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20 है। अशस्त्र जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 है। दोनों में कंफ्यूजन मत होना। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो पंतनगर, वर्तमान में उत्तराखंड में है पंतनगर, 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी? गन्ना, अभी आया था क्वेश्चन। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। देखो, एक होता है सीमांत जोत, एक होती है छोटी जोत, फिर अर्धमध्यम, फिर मध्यम, फिर बड़ी जोत। ठीक है ना? तो 5 प्रकार के क्राइटेरिया होता है। तो अगर मैंने एक भारत का कृषि वाला पार्ट कराया था, ठीक है ना, भारत की कृषि, उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। हालांकि वो मैंने आर पीसीएस के लिए कराया है, लेकिन आप लोग एक बार देख लोगे तो वनडे एग्जाम में काफ़ी काम आ जाएगा। ठीक है ना? और अगर वहाँ से क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बन जाएगा आपका। ठीक है ना? उसमें प्रॉपर कंटेंट दिया हुआ है। चलो खैर आगे। गेहूं की अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। प्रदेश में तराई क्षेत्र, विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाया जाने वाला सुगंधित चावल कौन सा है? काला नमक। और याद होगा आपको याद होगा, काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जाता है सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का। आलू, गन्ना, गेहूं पहले नंबर पे है, लेकिन फूलों पहले नंबर पे नहीं है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? महोबा। महोबा में पान का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, पान के पत्तों का। ठीक। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो जून जुलाई के दौरान। खरीफ फसलें भाई 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, जायद, खरीफ। तो खरीफ की फसल जो है आपका जून जुलाई में बोई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि और संबंध क्षेत्र में नियोजित है? तो 59.3%, 59.3% लोग कृषि में संलग्न है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पे है? तो गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। ऑप्शन डी। प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी लोगों को, जब भी पूछ ले अफीम फैक्ट्री की बात कर दे तो करोगे गाजीपुर, लेकिन अफीम उत्पादन पूछ ले जिला तो करोगे बाराबंकी। फैक्ट्री अलग है, उत्पादन अलग हो रहा है और प्रोडक्शन अलग हो रहा है। ठीक है, दोनों याद रखना। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, धान, मक्का, गेहूं। याद रखना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का नहीं होता, और मक्का ऐसी फसल है जो 12 महीना उगाई जाती है। ठीक। इनमें से कौन सा फसल चक्र बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए तो ज्वार और चना। भाई बुंदेलखंड क्षेत्र में मोटे अनाज ज्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ज्वार और चना। ठीक। नेक्स्ट, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। आलू निर्यात क्षेत्र, देखो निर्यात क्षेत्र यूपी में 3 ही है, सहारनपुर, लखनऊ, आगरा। आगरा जो है आलू के लिए है, सहारनपुर आम के लिए है, और लखनऊ भी आम के लिए है। ठीक है। और आलू का निर्यात किस नाम से किया जाता है? ताज नाम से। और आम का निर्यात किस नाम से किया जाता है? नवाब नाम से। ठीक है, ताज और नवाब याद रखना है। देखो आ गया, प्रदेश में आलू को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? ताज ब्रांड। ऑप्शन सी। प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया, तो पान का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था? महोबा में, तो वहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी। प्रदेश में पुष्पों से इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पुष्पों से इत्र, तो इत्र का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? कन्नौज में हो रहा है। ऑप्शन डी। प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। किसान बही योजना कब शुरू की गई? तो 1992 में किसान बही योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी पहली बार।
इनमें से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? तो पश्चिमी क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। वैसे भी जब हरित क्रांति हुई थी तो पश्चिमी क्षेत्र में ही, पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सफल रहा था गेहूं चावल के गेहूं चावल उगाने के सोर्सेज में। एक चीज याद रख लेना, आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है ना, 4 ही आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4 है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? रूस के क्षेत्र से। ऑप्शन डी, सोवियत संघ या सोवियत रूस। ठीक। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे है? बुलंदशहर में है नरोरा। ठीक है, ऑप्शन डी। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, शीतला कहाँ पे? झांसी में। शीतला जो है झांसी में है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और बेतवा नदी पे है। निम्न में कौन सा तापी परियोजना नहीं है? तो रेहंद जो है तापी परियोजना नहीं है, ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नरोरा में। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना एक ही है नरोरा में, बुलंदशहर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर, भाई सोलर पैनल लगवाते हैं तो वहां पे उसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विद्युत ऊर्जा का, तो तापीय ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन ए। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? याद रखो यहाँ पे एनटीपीसी के कौन कौन से हैं ये भी याद रखना, कौन नहीं है ये भी याद रखो। तो ऊंचाहार, टांडा, औरैया, ये सब एनटीपीसी के हैं। ओबरा एनटीपीसी का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा के प्रथम इकाई चालू की गई थी, तो 1991 में चालू की गई थी, ऑप्शन सी। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई है, 1983 में की गई है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? टांडा, टांडा जो है गैस आधारित नहीं है, बाकी औरैया, आंवला, दादरी ये सभी गैस आधारित है। दादरी ये संयंत्र है, ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। एक दादरी मेला लगता है वो बलिया में लगता है। ठीक है। प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह है कौन सा है? तो हरदुआगंज, कहाँ पे है? अलीगढ़ में। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अभ्रक, ऑप्शन बी। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कौन से हैं? तो रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, ये आपका गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है ना, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। नेक्स्ट, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? वैसे झांसी में पाए जाते हैं, ठीक है ना, झांसी में। मिर्जापुर में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिर्जापुर नहीं होगा, झांसी होगा। एस्बेस्टस सबसे अधिक झांसी में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में, ठीक है ना, केवल केवल सिंगरौली क्षेत्र में, केवल सिंगरौली क्षेत्र में भी है। ठीक है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन ऑप्शन गड़बड़ लगेगा मैं बताता चलूंगा, टेंशन नहीं लेना है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषणा कब हुई थी? तो 1998 में पहली खनिज नीति आई थी उत्तर प्रदेश की। छोड़ दो, 2017 के अनुसार है। देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है? तो लगभग 2%। कुल खनिज मतलब खनिजों का जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का लगभग 2% हिस्सा है पूरे भारत में। चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा देश में स्थान है? दूसरा स्थान है चूना पत्थर में। ठीक। कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? 8वां। कोयला भंडार कहाँ पे? सिंगरौली में, 8वां स्थान है। नेक्स्ट, प्रदेश में खनिज मुक्ता पाया जाता है, खनिज मुक्ता मुख्यतः पाया जाता है, मुक्ता नहीं होगा, खनिज मुख्यतः पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टान में, ऑप्शन ए। सिलिका सैंड के उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है, सिलिका में दूसरे नंबर का स्थान है, याद रखना, सिलिका में दूसरे नंबर पे स्थान है। उसके बाद है प्रदेश में एल्डोसाइड प्राप्त होता है, तो एल्डोसाइड कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर से। ठीक है। चलो अगला,
एल्डोसाइड के भंडार की दृष्टि से प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है, याद रखना है, प्रथम स्थान है एल्डोसाइड में। और कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में। उसके बाद प्रदेश में संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पे एल्डोसाइड पाया जाएगा, जहाँ पे डोलोमाइट पाया जाएगा, वहीं संगमरमर पाया जाएगा, वहीं चूना पत्थर पाया जाएगा। तो सोनभद्र और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो अहमदाबाद को कहा जाता है। औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की स्थापना हुई थी। उद्योग बंधु, उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। उद्योग बंधु मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उद्योग लगा रहा है, लघु उद्योग लगा रहा है, मध्यम उद्योग लगा रहा है, तो उसमें जो पैसे और या उद्योग लगाने की मदद सरकार करेगी, किस नीति के तहत या किस योजना के तहत? तो उद्योग बंधु के तहत। ठीक, कब आई थी? 1968 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। लखनऊ में क्या होता है? चिकनकारी। चिकन मतलब डायलॉग सुना होगा कई फिल्मों में, चिकन खाया भी जाता है, यहाँ चिकन पहना भी जाता है। तो चिकनकारी लखनऊ। फाइल वर्क के लिए प्रसिद्ध है। फाइल वर्क, फाइल वर्क के लिए अमरोहा, ऑप्शन ए। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है, याद रखना। चीनी उत्पादन में पहला स्थान है, लेकिन चीनी मिल में दूसरा स्थान है। चीनी मिल, याद रखना, चीनी मिल आ जाएगा कि चीनी मिल कितनी है? तो पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलो अगला। प्रदेश में कागज का सर्वाधिक मिलें कहाँ पे है? कागज सर्वाधिक मिल, एक हम लोगों ने पढ़ा था पेपर टेक्नोलॉजी, कागज लुगदी का उत्पादन सहारनपुर में, लेकिन कागज की सर्वाधिक मिल फैक्ट्री कहाँ पे है? तो मुजफ्फरनगर में। कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना, रबड़ कारखाना कहाँ है? बरेली में है। ठीक है ना, बरेली में। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र या ट्रांसफार्मर फैक्ट्री पूछ लेगा, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो झांसी में है। लकड़ी पर नक्काशी के कार्य के लिए जाना जाता है। लकड़ी पर नक्काशी के कार्य के लिए क्या जाना जाता है? तो सहारनपुर, सहारनपुर नगीना वाला क्षेत्र। ठीक। शिल्प वस्तु के लिए शिल्प ग्राम स्थापित किया गया है, कहाँ पे? आगरा में। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? जैसे मैंने कहा था आर्थिक क्षेत्र कितने? 4 है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऑप्शन सी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी क्षेत्र विकसित हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र कृषि वाले में भी स्टार्टिंग में विकसित हुआ था, तो कृषि जब विकसित हुई तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगा? विकास बढ़ने लगा। गीडा, गीडा क्या है? देखो गीडा आ जाएगा तो क्या करोगे? गोरखपुर। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे कई सारे हैं, गीडा आ जाएगा, लीडा आ जाएगा, सीडा आ जाएगा, बीडा आ जाएगा। बीडा आ जाए तो भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा आ जाएगा तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा आ जाएगा तो लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है ना, चलिए अगला। निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो हाथ की छपाई के लिए, ऑप्शन डी। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद को ही सुहागनगरी भी कहा जाता है। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, ऑप्शन है। याद रखना, क्या याद रखोगे? चुर्क डाला सोनभद्र में है, चुनार कजराहट, एक है आपका कजराहट, कजराहट, चुनार कजराहट मिर्जापुर में है, और दादरी आपका गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, सीमेंट के लिए है। अगला, प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था, कहाँ? आगरा में। ठीक है, निर्यात केंद्र आगरा में। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो ये होती है आपका 1960 में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा, याद करना रोजगार की दृष्टि से। अगर पूछ लेगा कि कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो वो भी हथकरघा है, हथकरघा। प्रदेश में दिया सलाई या माचिस कहाँ बनाई जाती है? बरेली में, ऑप्शन ए। रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है भैया एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए। कहाँ पे है रेणुकूट? सोनभद्र में है। और यहाँ कौन सी कंपनी है एल्यूमिनियम की? हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है, कहाँ? रायबरेली, ऑप्शन बी। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो मेरठ में क्या है? खेल का सामान है, ऑप्शन बी।
तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो यूपी में भैया एक ही तेल शोधक कारखाना है मथुरा में, ऑप्शन डी। 1903 में भारतवर्ष के प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रतापपुर में हुई थी। यहाँ पे याद रखना, प्रतापगढ़ नहीं होगा, प्रतापपुर, देवरिया प्रतापपुर, ये कहाँ पे है? देवरिया, देवरिया, ठीक। उत्तर प्रदेश से किस नगर को पीतल नगरी भी कहा जाता है? तो मुरादाबाद, ऑप्शन डी। हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को कहाँ है? वही एल्यूमिनियम कंपनी है हिंडाल्को, रेणुकूट में है, सोनभद्र में है, सोनभद्र, ठीक। चलो अगला, निम्न में से कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? कालीन, तो भदोही, ऑप्शन डी, भदोही। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया, औरैया किसका? देसी घी, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित है नोएडा में। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, नोएडा में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पे? औद्योगिक विकास निगम, कानपुर में, ठीक, कानपुर में। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई कब? 1982-83 में। उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई 1982-83 में। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या, पूर्वी क्षेत्र। भाई पूर्वी क्षेत्र वैसे भी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे, है ना? तो वही पूछा गया है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक। तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? कौन सा नहीं है? याद रखना, उर्वरक नहीं है। उर्वरक की वैसे 2 ही फैक्ट्री हैं यूपी में, कौन कौन सी है? एक है फूलपुर प्रयागराज में, और एक है आपका इफ्को, ठीक, इफ्को यूरिया संयंत्र, ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे। तो कहाँ पे है? एक आपका फूलपुर प्रयागराज में, एक आपका आंवला में है। आंवला कहाँ है? तो आंवला है आपका बरेली में, ठीक। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना स्थित का मुख्य कारण है इसके निकटता। मतलब यहाँ पे हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी रेणुकूट में स्थापित किया गया है, वहीं पर क्यों किया गया है? तो वहाँ कच्चे माल का उपलब्धता बढ़िया है, अच्छा है, तो बी। एपेरल व होजरी पार्क की स्थापना की गई है, ये आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये आप लोग कमेंट में बताओगे कि ये कहाँ पे की गई है, ठीक है? चलो उसके बाद, प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, ओडीओपी की बात कर रहा है। तो ओडीओपी का मतलब कब योजना शुरू हुई? तो 2018 में, 24 जनवरी 2018 में, ठीक। आपको अगर 2018 याद होगा तो आराम से हो जाएगा, भले ही पूरी डेट ना याद रहे लेकिन सन जरूर याद रहना चाहिए। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा मूल रूप से प्रारंभ की गई है जापान सरकार के द्वारा। मतलब ओडीओपी की जो अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई? जापान से ली गई है। ओडीओपी के अंतर्गत या एक जिला एक उत्पादक के अंतर्गत बलिया का उत्पादन क्या है? बलिया, बलिया में क्या बनता है? बिंदी, ऑप्शन सी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना की गई है, स्थित है नैनी। देखो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री 2 जगह है, जैसे उर्वरक 2 जगह थी वैसे ये भी 2 जगह है, एक नैनी एक है रायबरेली, रायबरेली, ठीक है। चलो, रेल पहिया कारखाना स्थित है कहाँ पे? स्थित है रायबरेली में, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश स्थान है दूसरा स्थान, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश राज्य के रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा शुरू की गई थी। तो पहली बस सेवा 1947 में शुरू की गई थी, 15 मई 1947, ऑप्शन ए। प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कानपुर से। यहाँ पे याद रखना, राजधानी मत कर देना, लखनऊ कर दोगे। महानगर बस सेवा पहली बार कानपुर से शुरू हुई थी। प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ताज, लोगों को डाउट हो जाएगा और इसमें आंसर गलत दिया हुआ है कि ताज अंतरराष्ट्रीय, देखो ताज से ताजमहल आ जाएगा, आगरा टिक कर दोगे, जब भी गलत है। ताज भैया गौतम बुद्ध नगर। आपने सुना होगा गौतम बुद्ध नगर नोएडा में एक जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर, उसी जेवर का पहले नाम क्या था? ताज था, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
ये जब भी आए गौतम बुद्ध करोगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जेवर है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे बहुत जल्दी, बहुत रेयर केस है जो पूछा जाए, वरना जेवर ही पूछा जाएगा। जेवर याद रखना नोएडा में। और देखो गलत भी दिया है इसमें, आगरा। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है कहाँ पे? रायबरेली में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगी, किसको जोड़ेगी? पूर्वांचल, तो लखनऊ गाजीपुर। देखो पूर्वांचल है, पूर्वांचल कहाँ? इधर ही साइड होगा, तो लखनऊ से, ये लखनऊ है, ये गाजीपुर है, तो ऐसे ऐसे जोड़ेगी, ठीक है ना। चलो, प्रदेश का प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश से पहली रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी, इलाहाबाद से कानपुर तक। देश के 16 रेल जोनों में कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं? हालांकि 5 से गुजरती हैं, लेकिन वर्तमान में 16 नहीं है, वर्तमान में 18 रेल जोन है, ठीक है ना। थोड़ा सा पुराना डेटा है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यालय हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक है इलाहाबाद, एक है गोरखपुर। भारत की प्रथम डाक सेवा शुरू की गई थी, डाक सेवा, हवाई डाक सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी, मतलब प्रयागराज नैनी अगली बगल है, तो वहीं पर शुरू की गई थी। यमुना एक्सप्रेस वे किसके बीच है? तो आगरा और नोएडा के बीच है, आगरा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी। निम्न में किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो प्रयागराज से हल्दिया, गंगा नदी, ऑप्शन सी 1602 किलोमीटर। गंगा नदी के निम्न में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया, एक ही है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा राज्य सुमेलित नहीं है? तो आगरा में अमौसी एयरपोर्ट है, कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट है, बावतपुर वाराणसी में है, और आगरा फुर्सतगंज में नहीं है। फुर्सतगंज आगरा में नहीं है। फुर्सतगंज कहाँ है? फुर्सतगंज आपका रायबरेली में है, ठीक। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को एक दूसरे से मिलने का स्थान है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं? ये किस पॉइंट में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं भैया झांसी में, ऑप्शन डी झांसी में। लखनऊ योजना संबंधित है, लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़कों से संबंधित है। याद रखना, एक आपसे लखनऊ योजना यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछ लेगा, एक आपसे पूछ लेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में नागपुर योजना। तो नागपुर योजना, लखनऊ योजना, ये सब सड़क परिवहन से संबंधित है, सड़कों से संबंधित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? फुर्सतगंज रायबरेली में। देश में पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है कहाँ? वाराणसी से रालूपुर, सॉरी ऑप्शन ए रालूपुर। चकेरी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है चकेरी हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे स्थित है? बावतपुर, वाराणसी में, बनारस में। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा, तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है, आसफुद्दौला ने बनवाया था इसको। निम्न में से किस ऋषि का नाम ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो भृगु ऋषि है, इनका जन्म और कर्म स्थल क्या है? बलिया है, भृगु मुनि। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी यमुना नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसने करवाया था? रानी अहल्याबाई। देखो अहिल्या लिखा है, ठीक है ना, लेकिन जब भी शुद्ध वर्तन में आएगा तो अहल्या करोगे, अहल्या, ठीक। चलो, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। अब फर्रुखाबाद को संकिसा भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, किस नाम से? चंद्रशेखर आजाद के नाम से, ऑप्शन बी। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है, फैजापुर, अयोध्या, ठीक। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है, ऑप्शन ए। महाजनपद काल अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? कोसल। अयोध्या किस जनपद के अंतर्गत आता था? कोसल के अंतर्गत। के बाद निम्न में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग नहीं है? संकिसा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हो कपिलवस्तु लुम्बिनी में जन्म होता है गौतम बुद्ध का, कुशीनगर में मृत्यु होती है, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देते हैं, संकिसा फर्रुखाबाद में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? भारत माता मंदिर वाराणसी, बनारस में है, ऑप्शन बी। कालिंजर का किला कहाँ पे है? तो बांदा में है, ऑप्शन बी। कंपिल, फर्रुखाबाद, कंपिल में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? बिठूर कहाँ पे है? कानपुर।
अभिठूर किस नदी के तट पे है? गंगा नदी। बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? सरधना में। सरधना कहाँ पे है? सरधना वहीं पे है जहाँ सरधना मेला भी लगता है, और सरधना मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ठीक। आगरा शहर की स्थापना की गई किसने? सिकंदर लोदी, 1504 में, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो गंगा वाराणसी के तट पे है, बिल्कुल सही है। लखनऊ गोमती, बिल्कुल सही है। गोरखपुर कोसी नहीं, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे है, ऑप्शन सी। निम्न में कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखो, आगरा का किला जो ताजमहल है वो है, फतेहपुर सीकरी भी है, आगरा का किला भी है, अकबर का मकबरा नहीं है। ठीक है ना, विश्व धरोहर में अकबर का मकबरा नहीं है अभी तक। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी, लेकिन स्थापना की किसने थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जौना खां की याद में। ठीक। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल संबंधित है, प्रभास गिरी किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से, ऑप्शन बी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है आगरा में, सुलह कुल। संत मलूक दास थे, कहाँ के थे? कौशाम्बी। संत मलूक दास कौशाम्बी के थे, ऑप्शन सी। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में, ऑप्शन ए। कब हुई थी चौरी चौरा की घटना? 4 फरवरी 1922 को। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? नैमिषारण्य 80,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, सीतापुर में, ऑप्शन सी। किसे भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज एक कहा जाता है, सिराज हिंद भी कहा जाता है। ठीक है ना, कभी कभी शब्दावलियाँ चेंज हो जाती हैं। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, ऑप्शन सी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में की थी? तो मोहम्मद शाह तुगलक की याद में की थी, लेकिन यहाँ पूछा गया है किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ऑप्शन बी। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पे स्थित है? महानिर्वाण, गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है, तो कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। निम्न में से कौन जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? तो कौशाम्बी जैन और बौद्धों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवन नगर कौन सा है? जीवन नगर प्राचीनतम नगर कौन सा है? वाराणसी, और वाराणसी का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पे है? देवा शरीफ, बाराबंकी, देवा शरीफ, ऑप्शन सी, बाराबंकी। दशावतार मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? देवगढ़ देवगढ़ ललितपुर, लेकिन ललितपुर ऑप्शन में नहीं है, तो झांसी के पास में है, तो झांसी करेंगे। धमेक स्तूप स्थित है, धमेक, धमेक कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, सहेत में है तो श्रावस्ती में, एक और स्तूप सहेत में है तो श्रावस्ती में है। 2016 की पर्यटन नीति, छोड़ दो इसको। उत्तर प्रदेश के पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था? 1998 में दिया गया था, ऑप्शन बी। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था महाराज मान सिंह ने, ऑप्शन है। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज मान सिंह ने। निम्न में कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है? कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित है? रंगनाथ जी मंदिर जो है द्रविड़ शैली में है, बाकी नागर शैली में है। मुस्लिम संत शाह मीना की मजार स्थित है, कहाँ स्थित? लखनऊ में। किसे दान तीर्थ कहा जाता है? हस्तिनापुर को दान तीर्थ कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो बाराबंकी, ऑप्शन बी। निम्न में किसने अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी? नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है? लखनऊ, तो खुर्शीद अली खां, ऑप्शन ए। बनारस घराने के किस तबला वादक को गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुदई महाराज, तो समता प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी। सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? बनारस घराना, याद रखना, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से।
किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है? तो आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। किस घराने को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है? तो इटावा घराने को गौरीपुर घराना भी कहा जाता है। घराने से क्वेश्चन हो सकता है, इक्का दुक्का पूछ ले। किस्सा राधा कन्हैया की रचना किसने की थी? किस्सा राधा कन्हैया की रचना जो है नवाब वाजिद अली शाह ने की थी। ठीक, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आला बुंदेलखंड, कजरी रोहेलखंड, बिरहा पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश, चैता अवधी या भोजपुरी। तो ऑप्शन बी, कजरी कहाँ का है? सोनभद्र मिर्जापुर का है, रोहेलखंड का नहीं है। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बढ़ैया। बढ़ैया लोक नृत्य बुंदेलखंड का नहीं, बाकी ख्याल, पाई डंडा, राय डंडा ये कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है। कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो कजरी। बरसात के महीनों में गाया जाने वाला क्या है? कजरी है। और जब फसल कटती है तो कौन सा गाया जाता है? चैती, बुंदेलखंड में, ऑप्शन है। ठीक, मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, कजरी। ठीक है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो भातखंडे। कब स्थापना हुई थी? 1926 में। निम्न में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वीणा, ऑप्शन बी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन सी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का कर्मा। और कर्मा खरवार जनजाति जो गाया जाता है, सॉरी लोक नृत्य है, खरवार जनजाति का है। और खरवार जनजाति भी पूछ ले कहाँ पे है? तो सोनभद्र में है। ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? जाकिर हुसैन, अमजद अली खां। तो अमजद अली खां सरोद के हैं, बिल्कुल सही है। बिरजू महाराज कत्थक के हैं, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के हैं, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन गलत है, ऑप्शन है। ठीक। सितार किसका मिश्रण है? तो बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो बिरहा, ऑप्शन डी। बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का है, कन्नौज का नहीं है, पूर्वांचल का है। प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कौन सा है? तो धोबिया पूर्वांचल का है, रई बुंदेलखंड का है। ठीक है, तो सभी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। शाकंभरी देवी सहारनपुर में है। निम्न में कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है तो देखो रसिया, बिरहा, कजरी है। ढोला मारू नहीं है, लेकिन ढोला मारू एक चीज याद रख लेना, ढोला मारू आपका पश्चिमी क्षेत्र का है, पश्चिमी। हालांकि ये राजस्थान में चला जाता है, लेकिन जब भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ढोला मारू लग रहा है कि बिल्कुल सही है, तो ये आगरा वाला क्षेत्र है। ठीक है। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो किशन महाराज। किशन महाराज कथक के नहीं है। ठीक। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक गीत है? आला। आला कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्स विश्वविद्यालय कब बना था? 2001 में। याद ध्यान दो, यहाँ पे डीम्स की बात हो रही है। वैसे भातखंडे कब बना था? सबसे पुराना है 1926 में, लेकिन यहाँ डीम्स विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो 2001 में। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है? तो किराना घराने से संबंधित है, ऑप्शन सी। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला, चरकुला कहाँ का है? तो ब्रज का है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कजरी। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। निम्न में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों में सम्मिलित नहीं है? होली ब्रज, नौटंकी, हाथरस, कजरी बनारस, बिरहा कानपुर। तो बिरहा कानपुर का नहीं, बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र का है, ऑप्शन सी। गलत है ये। चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ किया गया था हुमायूं। हुमायूं ने आरंभ किया था, जहांगीर के समय में काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा था। ठीक है, लेकिन शुरुआत की बात कर रहा है, आरंभ की बात कर रहा है तो हुमायूं करेंगे। ठुमरी गायन गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से, ऑप्शन सी। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की थी? तो शिवनंदन नौटियाल, ऑप्शन डी। निम्न जनजातियों में किसमें अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह प्रचलित है? तो बुक्सा, यह भोक्सा जनजाति है जिसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। ठीक है ना। बहु विवाह अगर आ जाए तो थारू में प्रचलित है बहु विवाह। ठीक। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू, ऑप्शन ए है। वैसे गोंड, लेकिन गोंड ऑप्शन में नहीं है तो थारू करेंगे। ठीक है ना। कौन सुमेलित है? अच्छा, कौन सुमेलित है पूछा है, तो बुक्सा जनजाति। हालांकि मैंने आपको जो उत्तर प्रदेश के टॉप 50 क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने बताया था कि आपको अगर
जनजाति वाला क्वेश्चन आ जाए। अब जनजातियां तो कई सारी हैं, लेकिन जनजातियों को सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी, तो वो एक बार देख लेना आप लोग। टॉप 50 क्वेश्चंस कराई थी, ठीक है ना, तो वो एक बार जरूर देख लेना। 85 क्वेश्चन है, देख लोगे कुछ नहीं हो जाएगा। उसमें कई चीजें मैंने बताई थी कि कैसे सॉल्व करना है। तो हालांकि यहाँ पे सुमेलित कौन सा है, तो बुक्सा बिजनौर में है, ऑप्शन बी। निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? बिरादरी, बुक्सा में बिरादरी पंचायत। और पंचायत के जो प्रमुख है उसको तखत कहते हैं, तखत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। एसटी सबसे अधिक कहाँ पे है? सोनभद्र। प्रतिशत में भी कहाँ पे है? सोनभद्र। थारू समाज के पहले निम्न में किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? तो माता सत्तात्मक, ऑप्शन बी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। अगरिया जनजाति निवास करती है, अगरिया। अगरिया कहाँ पे है? तो सोनभद्र, ऑप्शन है। परहिया जनजाति निवास करती है, सोनभद्र। अब ये आप लोग एक बार देख लेना जनजाति वाला पोर्शन, ठीक है ना, वो टॉप 50 वाले में। कर्मा किस का लोक नृत्य है? कर्मा, कर्मा खरवार का है, ऑप्शन बी। और कहाँ पे? सोनभद्र मिर्जापुर वाले क्षेत्र में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, एसटी वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, बागपत। प्रदेश में किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? तो अयोध्या और जालौन में, ऑप्शन ए। प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों का है? 0.6%। 0.59% कहीं कहीं बुक में दिया होगा, लेकिन 0.6 नियर है बिल्कुल, ठीक है ना, 0.6%। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को किरात वंश का मानती है? तो थारू। थारू जनजाति स्वयं को किरात वंश से संबंधित मानती है। निम्नलिखित में किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? मेहंदी ने नहीं दिया। बाकी बिंदादीन, इलियास खां, उस्ताद दूल्हे खां, ये सब जब घराना पढ़ोगे तो उसमें संबंधित है। मेहंदी का योगदान नहीं है। राई लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राई, पाई डंडा, ये सब बुंदेलखंड का है। उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो ध्रुव तारा जोशी नहीं है, बाकी सभी कथक से संबंधित है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बुरिया। रास, चरगुला, कर्मा, ये सब उत्तर प्रदेश का है, मुरिया उत्तर प्रदेश का नहीं है। हरिदास जयंती प्रतिदिवस मनाई जाती है वृंदावन में, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने से संबंधित है? इटावा घराना, ठीक है ना। कौन सम्मिलित नहीं है? तो चैता आला, आला बुंदेलखंड का है तो बिल्कुल सही है। कजरी अवध का है, बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वांचल का है, बिल्कुल सही है। चैता बुंदेलखंड का है, रोहिलखंड का नहीं है, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो थोड़े आंकड़े आ गए हैं, तो आंकड़े एक बार पीवाईक्यू के देख लो, क्योंकि आंकड़े जल्दी याद होते नहीं है, लास्ट टाइम पे वैसे भी याद करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार आंकड़े देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.85% है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर, ऑप्शन है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला, ठीक, गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है, मतलब लिंगानुपात कितना है? तो 912/1000, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 67.72% है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता कितनी है? शहरी क्षेत्र की तो 75.14% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, प्रयागराज, ऑप्शन ए। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा? गाजियाबाद है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति, देखो यहाँ पे है अनुसूचित जाति, एससी है, एसटी नहीं है, ठीक है ना। एसटी कम है, एससी ज्यादा है। एससी कहाँ पे सबसे ज्यादा? सीतापुर में। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 20.69% है। और अनुसूचित जनजाति का कितना है? तो 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है सीतापुर, देखिए मैंने बताया था ना, सीतापुर वही वाला है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बागपत, ऑप्शन डी।
प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात है आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? मेरठ, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। 1991 से 2001 के बीच सर्वाधिक घटा था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब बड़े से छोटा साक्षरता। तो सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद कानपुर नगर है, फिर औरैया है, इटावा है। लेकिन अगर स्पेशली महिला का पूछ ले कि महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे? कानपुर नगर में। ठीक। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी 1991 से 2001 के बीच। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? जैन। निम्न धर्मों में सबसे अधिक साक्षर कौन सा है? जैन धर्म सबसे अधिक साक्षर है। निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो प्रयागराज सबसे बड़ा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है प्रयागराज, और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में है। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? रामपुर में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षर कौन है? गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर है। देखो मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक विस्तार से चलो, टाइम काफ़ी हो जाएगा, है ना, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोगों को भी परेशानी होगी, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, बस मैं टाइम वेस्ट नहीं चाहता आप लोगों का। बस 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। जनघनत्व गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र साप्ताहिक था, मतलब प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार के संपादक थे। देखो पहले में क्या पूछा था, कौन सा था? तो बनारस अखबार। अब पूछा है बनारस अखबार के संपादक कौन है? तो गोविंद रघुनाथ दत्ते, ऑप्शन ए। निम्न में कौन ईसाइयों का पत्र था? लोकमित्र ईसाइयों का पत्र है। लोकमित्र किस धर्म से संबंधित है? ईसाइयों से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगरा से प्रकाशित भारत खंडामृत के संपादक थे तो वंशीधर वाजपेयी, ऑप्शन बी। निम्न में किसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थियों ने किया था? प्रताप। ठीक, प्रताप। निम्न में किसका संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया था? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। किसकी उपाधि जग उजियारे थी? जग उजियारे किसकी उपाधि थी? निजामुद्दीन औलिया। और याद रखना निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। किसे तोता हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्न में किसने भागवत पुराण का फारसी अनुवाद किया है? भागवत पुराण का राजा टोडरमल। अकबर के साथ था राजा टोडरमल। बीरबल का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कालपी में। कालपी यमुना नदी के किनारे है। निम्नलिखित में कौन ब्रह्म उपनाम से कविता लिखता था? बीरबल। बीरबल जो है ब्रह्म उपनाम से कविता लिखता था। और अगर पूछ ले गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी, सिकंदर लोदी। नाना साहेब के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? 1 लाख। नाना साहेब 1 लाख रुपए का। ठीक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसकी रचना है? राम प्रसाद बिस्मिल की रचना है, ऑप्शन बी। और ये 1925 जो काकोरी हत्याकांड है उसमें फांसी हुई थी इनको गोरखपुर में, और ये कहाँ के रहने वाले थे? शाहजहांपुर के रहने वाले थे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो फिराक प्रयागराज से नहीं है। देखो जोश मलिहाबाद, जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ, फिराक गोरखपुरी। यहाँ क्या होगा? गोरखपुर होगा, गोरखपुर से संबंधित है। और याद रखना फिराक का पूरा नाम क्या है? रघुपति सहाय फिराक। ठीक, फिराक गोरखपुरी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, एटा।
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। सिंहासन 32 के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुशाला, ऑप्शन डी। फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय, ऑप्शन डी। अभी देखो बताया था, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो ऑप्शन डी, रामप्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से नहीं, शाहजहांपुर से संबंधित है। किस महान क्रांतिकारी की शहादत बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय हुई थी? तो भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन ए। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? 1966 में। किसके बचपन का नाम राम बोला था? राम तुलसीदास, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। कोसल महाजनपद विस्तृत था, कोसल, कोसल कहाँ पे? अवध के आसपास का है ना, कोसल श्रावस्ती अवध वाला क्षेत्र। बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। बौद्ध धर्म का पालना, भाई आप समझो, बौद्ध धर्म की ज्यादातर चीजें कहाँ उत्तर प्रदेश में तो हुई हैं, इस वजह से कहा जाता है। शेर शाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो जौनपुर, ऑप्शन ए जौनपुर। 1885 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 9, ऑप्शन बी। नाई धोबी बंद नमक, नमक नहीं है, नाई धोबी बंद नामक होगा, नामक आंदोलन किसान सभा द्वारा चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ में, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था संयुक्त राष्ट्र से। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास का क्षेत्र कहा जाता था सूरसेन, सूरसेन मथुरा। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? सारनाथ, तो ईशान पत्तन मृगदाव दोनों हैं, तो बी और सी, मतलब डी ऑप्शन सही है। उसके बाद कुशीनारा किसकी राजधानी थी? मल्ल, मल्लों की, मल्ल कुशीनगर है ना, महाजनपद में क्या है? मल्ल कुशीनगर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, किसने की थी? चित्तू पांडे ने। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर किस स्थित है? कानपुर, कानपुर भीतरगांव मंदिर। वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सांची, भाई बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश, कुशीनगर में मृत्यु, तो सांची इससे कोई संबंधित नहीं रहा है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को, इसी वजह से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। मैंने 1857 की क्रांति के टॉप क्वेश्चन कराए हैं, केवल 1857 से संबंधित, वो वीडियो जरूर देख लेना। 1857 के जितने भी डेप्थ क्वेश्चन बन सकते हैं उससे बन जाएंगे, ठीक है। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में, किसने की थी? सचिंद्र सान्याल द्वारा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और, कि जैसे ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग अलग से टॉप 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, बिल्कुल टॉप 100 है, जितने भी एसोसिएशन बने थे, जितने प्रमुख आंदोलन हुए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, तो वो आप लोग जरूर पढ़ लेना। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के द्वारा विरुद्ध था? तो साम्यवादी, ऑप्शन सी। मथुरा कला किसके काल में अपने शीर्ष पर पहुंचा था? कुषाणों में, कुषाणों में मथुरा कला गांधार कला दोनों ही शीर्ष में पहुंच गया था। 1 नवंबर 1958 ईस्वी को महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था, उस समय गवर्नर जनरल यही था। छठी सदी बीसी के दौरान छेदी कहा जाता था, छेदी, बुंदेलखंड क्षेत्र को छेदी कहा जाता था। प्रदेश से मंडलों की कुल संख्या कितने हैं? कितने मंडल? 18 मंडल हैं। सर्वाधिक जिलों की संख्या किस मंडल में है? तो मेरठ। देखो सर्वाधिक जिले की संख्या 3 मंडल हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इसमें क्या है? 6 जिले हैं, 6 जिले हैं यहाँ पे, तो ये तीनों ही बराबर है, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, तीनों बराबर है। प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा? अलीगढ़। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज, गौरीगंज। नौगढ़, नौगढ़ किस जिले का मुख्यालय है? सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी? 403 है। 404 पहले थी, 403 है। ऑप्शन ए, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन हट गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थी कौन? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी। वह एकमात्र गति जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के भी रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त हुआ? वीपी सिंह। ऑप्शन सी, वीपी सिंह ने ही ओबीसी को 27% आरक्षण भी दिया था मंडल कमीशन के तहत, आपको याद होगा ना, पॉलिटी मैंने पढ़ाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था 1952 में, 8 मार्च 1952। डेट भले न याद रहे पूरी, लेकिन सन जरूर याद रहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? मायावती। विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया, तो बनारसी दास मुख्यमंत्री पद में भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद कब बना था? 1975 में बना था, और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 8 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसू, है ना। अब यहाँ से थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन आ गए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच? गौतम बुद्ध नगर के मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा मत करना, केवल नोएडा है। निम्नलिखित में एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री केवल पढ़ लेना कौन कौन रहे हैं, याद नहीं करना है, ऑप्शन आएगा तो कर लोगे। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही? 2, सुचित्रा कृपलानी, मायावती। 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, तो 25 जुलाई 1972 को। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था? चंद्रशेखर आजाद। अभी भी आप पढ़ते होंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, तो कानपुर में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, महामना मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो बनारस विश्वविद्यालय, BHU, 1916 में। और सबसे पुराना पूछा जाए तो प्रयागराज है, ठीक है ना, 1887 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? मेरठ में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मथुरा में है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ याद रखना। 1922 असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? बहिष्कार हुआ था। जितने भी कॉलेज हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, सबका बहिष्कार हुआ था, और तभी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, मिलाया जामिया विश्वविद्यालय, इन सब की स्थापना की गई थी। कल्प योजना संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। उर्दू संस्थान, हिंदी संस्थान, अंग्रेजी संस्थान, जितनी भाषा के संस्थान है सब लखनऊ में है, ठीक है ना, उसमें कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन प्रदेश पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? BHU। देखो यहाँ पे केंद्रीय की बात हो रहा है, पहला विश्वविद्यालय आपका स्थापित हुआ था इलाहाबाद वाला है, लेकिन केंद्रीय की बात हो रही। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन बना है? तो BHU बना था, ठीक है ना। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, ऑप्शन बी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ है? झांसी में, नाम से पता चल रहा है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या, कुछ भी आ जाएगा, ऑप्शन सी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई थी, तो 1947 में, जब आज़ाद हुआ था उसके बाद ही, तो 8 अक्टूबर 1947। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 1989 को, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई है 1972 में, उर्दू अकेडमी, ठीक है ना, 1972 में उर्दू अकेडमी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, मैंने कहा जितने भी भाषा है सबका संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई है 1976 में।
देखो कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, आपसे हो सकता है पूछ ले, जैसे इसमें पूछा गया है कि लखनऊ की स्थापना, हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थापित हुआ 1976 में। अभी आप लोगों ने देखा है उर्दू स्थापना, उर्दू संस्थान की स्थापना 1972 में। ठीक है, उर्दू संस्थान जब भी आ जाए 1972 करना है, हिंदी संस्थान जब भी आ जाए 1976 करना है, और संस्कृत संस्थान, याद रखो संस्कृत संस्थान जब भी आ जाए तो वो भी 1976 करना है। उर्दू केवल 1972 है, बाकी हिंदी संस्कृत 1976 है। ठीक है, भारत भारतीय सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, ऑप्शन सी। विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा है। भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान, ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ठीक, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना की गई है, कहाँ पे? हिंदुस्तान एकेडमी, याद रखो हिंदुस्तानी एकेडमी। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पे है? प्रयागराज में है। निराला भवन कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ठीक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, देखो आ गया, मैंने कहा ना उर्दू संस्थान 1972 में है, बाकी हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान दोनों 1976 में है, ऑप्शन डी। बस इतना उत्तर प्रदेश आपका तैयार हो गया है। आपके अगर 7-8 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से फंस जाएंगे, और जितना मैंने एक आध पीडीएफ और कराया है वो भी एक बार पढ़ के चले जाना। बस हो गया, उत्तर प्रदेश समाप्त। अब मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो एक बार प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हैं, अपने किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो या कोई भी नोट्स बनाई हो, लेकिन अब आपको उत्तर प्रदेश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खासकर अब आप केवल प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग, मैथ और थोड़ा बहुत करंट अफेयर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।